हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन पीजीबीपी चल रहा था। 2 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में ताकि हम लोग डेप्रिसिएशन पर आ सकें जल्दी से जल्दी। रीकैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट सेशन में अब तक देखा, इफ यू विल डू रीकैप ऑफ ऑल दोज थिंग्स, सारी चीजें माइंड में अगेन रीसेट हो जाएंगी। रीसेट मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड वन, और हमको आगे स्टार्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, और तो रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो फिलहाल सेक्शन 28 हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन देखा था। चार्जिंग सेक्शन में बात की थी सबसे पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट सेकंड। दूसरा हम लोगों ने देखा था, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ import license, profit on transfer of duty entitlement passbook, duty drawback and cash assistance received. थर्ड देखा था, the value of any benefit or amenity, the value of any benefit or amenity or perquisites whether convertible into money or not arising from business or exercising from profession. बढ़ता जा रहा है। Fourth, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और रिमनरेशन ऑफ वॉट एवर द नेम इज गिवन इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। सिक्स्थ, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ termination or modification in terms of a contract relating to Indian company or other company, includes foreign company, termination or modification of any terms of contract relating to any Indian firm or Indian agency, yani loss of agencyship, vesting of the management in favor of the government, government organization, government authority, government company, etc. Seventh, any amount due to or received by any person for not, number 1, for not carrying out any business activity or professional activity including non-compete fees, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, license, formula, fees, etc. or such type of commercial rights. सेक्शन 35 AD मैंने कहा छोड़ दो, पापा ने कहा देश छोड़ दो, मम्मी ने कहा दुनिया छोड़ दो। तो फिलहाल मैंने कहा सेक्शन 35 AD केवल याद रखो, बाकी छोड़ दो। देवदास का डायलॉग था, याद आ गया। और इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट बताया था लास्ट में, म्यूचुअल कंसर्न, उसको छोड़ दो। सेक्शन 29 मैंने बताया था, इस तरह ना मेरी तरफ यूं देखो। सेक्शन 30 to 43D को देखो। If you will consider or if you will follow the provisions which are given under section 30 to 43D, the resultant figure will be the PGBP. सेक्शन 30 की बात करते हैं, स्टार्ट होता है यहां से। अगर कोई बिल्डिंग है जो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यूज हो रही है, और उस बिल्डिंग पर कुछ रेवेन्यू नेचर के रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस और टैक्स इनकर किए जा रहे हैं, तो हमारा खर्चा अलाउड होता है अंडर सेक्शन 30। 31 मैंने बताया था, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो उस पर किए जाने वाला इंश्योरेंस और रिपेयर हमारा अलाउड होता है अंडर सेक्शन 31। लेकिन रेंट और टैक्स सेक्शन 31 में अलाउड नहीं होता। इसके लिए हमको जाना पड़ता है सेक्शन 37 में, जो ये कहता है मैं रेजिडुअरी सेक्शन हूं, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, गाना गाया था। मैंने बताया था कि अगर कोई डिडक्शन 30 to 36 में अलाउड ना होती, अगर कोई डिडक्शन अगर कोई एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर किया गया हो, बिजनेस के लिए किया गया हो, पर्सनल ना हो, कैपिटल ना हो, तो उसको सेक्शन 37 गले लगाता है। अच्छा, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में, दैट वाज योर सेक्शन 32, और ये था डेप्रिसिएशन
मैंने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गागर में सागर है। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन बताई थी, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी tangible or intangible asset, depreciation shall be allowed to owner of the asset, including fractional owner, if the asset are used in business or profession during the previous year by using WDV method on block of assets at the rates prescribed under this act. That's it. उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था, जाते जाते फॉर्मेट में बताया था ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, और ब्लॉक ऑफ एसेट को अंडरलाइन किया था। आप लोग मिलाते चले जाएं, ज्यादा फायदा रहेगा। प्लस किया था परचेज, मैंने नहीं लिखा था, मैंने कहा था फॉर्मेट आपको दिमाग में सेट करना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, माइनस किया था मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड और डिमोलिश्ड एक्सेट्रा। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते थे, क्लोजिंग WDV आ जाता था, दैट्स इट। इसके बाद मैंने जाते जाते एक तीर छोड़ा था और मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज लेस देन 180 days, देन इन दैट केस द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये मैंने आपको जाते जाते चीज बताई थी कि इनकम टैक्स में या तो पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है या तो उसका आधा मिलता है, डेज बेसिस पर कोई हिसाब किताब इसमें नहीं होता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में कोई डेफिनेशन दी थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में ब्लॉक ऑफ एसेट में बताया गया था, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस द ग्रुप ऑफ एसेट्स व्हिच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ एसेट ऑन व्हिच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड। जब कैटेगरी ऑफ एसेट्स की बात आती है देन वी हैव टू कैटेगराइज द एसेट्स इन दीज 5 डिफरेंट फॉर्म्स। द फर्स्ट वन कैटेगरी इज बिल्डिंग, सेकेंड इज, गलत मैंने बोला था इस समय करेंगे आप, फर्नीचर आता है, प्लांट एंड मशीनरी तीसरे नंबर पर आता है, और फोर्थ है शिप्स, और लास्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। जब मैंने डेप्रिसिएशन रेट की आपसे बात की थी तो डेप्रिसिएशन रेट में बिल्डिंग के लिए मैंने कहा था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टर एक्सेट्रा के लिए यूज होती है तो 5%, नॉर्मल जो बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज होती है 10%, और 100% टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर के केस में मैंने बताया था। जब मैंने बात की थी फर्नीचर की तो 10%, शिप्स की बात की थी तो 20%, इनटेंजिबल एसेट की बात की थी 25%, और प्लांट की बात की थी तो प्लांट में क्या क्या शामिल होता है। प्लांट में आप सबसे पहले व्हीकल, जो नॉर्मल हमारे सामान होते हैं प्लांट एंड मशीनरी के, जो आपके दिमाग में जा रही हैं मशीनें वगैरह, 15% का। व्हीकल जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह, ट्रक वगैरह होते हैं, लॉरीज वगैरह होती हैं, 30%। बुक्स हैं प्रोफेशनल पर्पस के लिए तो 100%, अदर देन प्रोफेशनल पर्पस के लिए तो 60% WDV मेथड से। कंप्यूटर है तो 60% के हिसाब से, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो 100% के हिसाब से। और मैंने कहा था इतने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। चलो यहां तक हम लोगों ने देखा था और ये दोनों सेशन हम लोगों ने तुरंत रिवाइज कर लिए, हार्डली टुक 7 to 8 मिनट्स। आगे थोड़ा बात करें अब सेक्शन 32 पे। तैयार हैं? बिल्कुल सर। सर एक काम करिए, हमको ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। क्वेश्चन तुरंत ऐसे कैसे? क्वेश्चन तुरंत ऐसे कैसे? कर दें? जी सर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसका कोई माई बाप नहीं है, मतलब असाइनमेंट नहीं है, इसका कोई हैंड आउट नहीं, मैं एग्जाम्पल यहां देता हूं, आप हमें सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। prepare number of block of assets building A, B, C and D। हो सकता है ये मेरे पास बिल्डिंग्स हों जो बिजनेस में यूज हो रही हूं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कुछ भी ले रहे हैं, फिलहाल आपको सिखाना मेरा पर्पस है।
चले, मैंने इस क्वेश्चन को दिया और मैंने कहा आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स बताइए, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स तैयार होंगे। तो आप कहेंगे सर 20% का एक बनेगा, 10% का एक बनेगा और 5% का एक बनेगा। आपका कुछ जवाब ऐसे ही होगा, ये जवाब आपका गलत है। जवाब गलत है, तो सही जवाब क्या है सर जी? मैंने कहा ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी। तो ये बिल्डिंग की कैटेगरी पहले अलग कर लो, विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। एक ही कैटेगरी है तो इसके लिए एक ब्लॉक बनेगा। एक ही कैटेगरी में केवल एक एसेट है, दूसरा ब्लॉक बनेगा, ये तीसरा ब्लॉक। यानी बिल्डिंग में हमारे 3 ब्लॉक्स बनेंगे। आपने क्या बताया था? बताया तो नहीं था, मैंने बता दिया था कि टोटल आप कहते हैं 3 ब्लॉक बनेंगे। आप कहते हैं 20 का एक ब्लॉक बनेगा, 10 का एक और 5 का एक। ऐसे नहीं बनेगा, अलग अलग कैटेगरी है ना। मैंने कहा विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। तो आपका 3 ब्लॉक यहाँ पे, 4th ब्लॉक ये, 5th ब्लॉक ये एंड 6th ब्लॉक, यानी टोटल 6 ब्लॉक ऑफ एसेट्स आपके बनेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हुआ ब्लॉक ऑफ एसेट्स को तैयार करने का तरीका। हटाए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे बनेंगे ये बात समझ में आ गई होगी। हटा दूं? नहीं सर, नोट करने दीजिए। तो आप मुझे रोक सकते हैं, पॉज कर दें, मैं रुक जाऊंगा। हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, हम बात करते हैं ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स 5 लाख। और इस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में 3 एसेट्स हैं, A, B एंड C। कितनी एसेट्स हैं? 3। और ये ब्लॉक है 1 अप्रैल 2017। आपने ना 1 अगस्त 2017 को एसेट डी परचेज की है। कौन सी एसेट परचेज की? एसेट डी। 3 लाख की एसेट है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? ट्राई करेंगे? ट्राई करना हो 1 मिनट आप हमको रोक लें, ट्राई करिए, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं रुका हूं जानबूझ कर, ये मत सोचना आपने पॉज कर दिया। हाँ, देखें इधर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया है ना? बिल्कुल सर, आपने फॉर्मेट हम लोग को बता रखा है। हमने उसमें लिखा था ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ध्यान देंगे, क्या देंगे? ध्यान। 3 एसेट्स हैं, A, B एंड C, 5 lakhs का। मैं ये फालतू में लिख रहा हूं, वी आर नॉट नीडेड टू राइट द वर्ड A, B एंड C। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि here we are going to calculate the amount of depreciation not on the basis of the individual asset but on the block of asset. Here this is the complete block, that's it. अब हमारा ये ब्लॉक में क्या क्या एसेट हैं फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं। यस, ये मालूम है 1 2 3 4 एसेट्स हैं, प्लस मैंने कहा था परचेज वर्ड नहीं यूज करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3 लाख का।
पक्का। माइनस मनी पेबल, सर कोई सेल है थोड़ी, तो आप यहां मनी पेबल क्यों लिख रहे हैं? मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज एक्सेट्रा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये जरूर बोला था कि कुछ ना हो तो भी फॉर्मेट आपको यूज करना ही करना है। आपको अगर मार्क्स एग्जाम में चाहिए तो ये फॉर्मेट यूज करना है। लोग क्या करते हैं, या बुक्स ने क्या रखा है करके, ऐसे किया हुआ है, ओपनिंग WDV 5 लाख प्लस परचेज 3 लाख, थोड़ा साफ सुथरा लिखा है, टोटल कर लिया 8 लाख, क्योंकि इसमें सेल तो था नहीं, सीधे डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से क्लोजिंग WDV, कुछ इस तरह का बुक्स ने किया है। लेकिन ये अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको शायद 2 मार्क्स मिलेंगे सही जवाब होने पर। ये तरीका इज नॉट फेयर, ये तरीका इज अनफेयर। तो सही तरीका क्या है? ये फॉर्मेट है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। हर एक वर्ड का अपना मतलब और उसकी एक कहानी है। मैंने कहा WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, इट मीन्स वॉट एवर द अमाउंट यू विल फाइंड ओवर देयर, that is the amount on which we are needed to charge depreciation, and the total amount on which we are needed to charge depreciation comes out to rupees 8 lakh minus depreciation। अब जब हम डेप्रिसिएशन पर आ गए तो हमें अपना हाथ रोकना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा क्लोजिंग WDV। तो इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर लें? सर इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, डायरेक्टली 20% अप्लाई कर दीजिए 8 लाख पर, 1,60,000 विल कम आउट ना। हम लोग जब डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो ये कुछ ऐसे करेंगे, 8 लाख को 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में बांटेंगे। आप पहले एसेट को लिखेंगे न्यू एसेट्स और बैलेंस या अदर्स। क्या आपने इस साल कोई नई एसेट बाय की है? आपको इस चार्ट में दिखता है? हाँ सर दिख रहा है। कितने की? 3 लाख की। तो इसका मतलब बाकी कितनी बची? 5 लाख की। एग्री? 100% एग्री। तो एक बात बताइए, मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते एक तीर छोड़ा था, मैंने ये बोला था कि इफ एनी, आज आते ही बताया भी, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड and put to use less than 180 days during the same previous year, then in that case 50% of the normal depreciation shall be charged। यही तो बताया, यही तो बताया, यही तो बताया। If any asset is acquired during the previous year and put to use less than 180 days यानी 179 days तक, then in that case normal depreciation का 50% depreciation allowed होगा। तो इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 20%, जिसका 50% अलाउड होता अगर ये एसेट 180 दिन से कम यूज हुई होती। ये एसेट हमने कब खरीदी है? अगस्त में। तो सर ये 180 दिन से ज्यादा है तो इस पर पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब दोनों में फर्क समझ में आया जी? और बाकी तो पुराना है ही है, तो 180 पूरे का 20%, 60,000 प्लस 1 लाख, टोटल कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 1,60,000। नोट कर लें, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे धीरे 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 धीरे। हम लोग काफी एडवांस लेवल तक जाने की बात करेंगे। ये अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, धीरे धीरे टेंशन बढ़ने वाली है, लेकिन पहले आप यहां तक स्टार्ट करें। एक काम करते हैं, क्यों हटाऊं? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका 1 दिसंबर को बाय किया गया है।
ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर है 17-18, असेसमेंट ईयर है आपका 18-19। अब कैसे कैलकुलेट करें सर? इधर देखेंगे, हमने एसेट कितने की थी ओपनिंग 5 लाख, नई एसेट कितने की खरीदी 3 लाख, डेट से कोई लेना देना है फिलहाल नहीं, फॉर्मेट से कोई लेना देना है बहुत कुछ, कोई सेल है नहीं है, टोटल कितना आ गया 8 लाख आ गया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, न्यू अलग लिखना पड़ेगा, बैलेंस अलग लिखना पड़ेगा, 3 लाख और 5 लाख, नई एसेट 3 लाख, पुरानी एसेट 5 लाख। मैंने आपको बोला जब नई एसेट की बात होती है तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और कानों में आवाज जानी चाहिए, क्या नई एसेट हमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्वायर की? हाँ, तभी तो नई एसेट है। एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर इट हैज बीन पुट टू यूज मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज, 180 डेज और मोर। अगर ये 180 दिन से एक दिन भी कम हो गया तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो बताओ क्या एसेट हमारी 180 दिन से कम यूज हुई है? सर बिल्कुल कम यूज हुई है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने ही तो बचे। दिसंबर में बाई की गई है तो दिसंबर यूज हुई, जनवरी यूज हुई, फरवरी यूज हुई और मार्च यूज हुई। 4 महीना, 4 महीना ज्यादा से ज्यादा 120 दिन होते हैं, 122 दिन होते हैं, तो 4 महीने का दिन, महीने का मतलब 180 दिन तो हुआ नहीं, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50%, हाँ या ना? तो 30,000 प्लस 1 लाख, आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? दिस इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। समझने में आसान है? सर बहुत आसान है। कहने का मतलब आप सीधे ऐसे ही डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे? हाँ, ऐसे ही डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है तो नोट करो ना। हटा दें? क्यों हटाएं, हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो सर आप पूछते क्यों हैं? चल अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ओपनिंग WDV of block of assets 5 lakhs. The question is intact as it was earlier. 1st December 2017 asset D was purchased for rupees 3 lakhs. There were opening assets A, B and C. And 1st अगस्त 2017 को हमने एसेट A जो ओपनिंग थी ना उसको हमने बेच दिया, जिसमें ओपनिंग WDV 50,000 की है, जबकि उसको हमने 2-4 साल 5 साल पहले खरीदा होगा 1,50,000 में। आज की डेट में इस 5 लाख में उसकी हिस्सा 50,000 है और बेचा है 80,000 रुपए में। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपके दिमाग में अकाउंट गूंज रहा होगा, उस अकाउंट्स को दिमाग से बिल्कुल निकाल बाहर करें। अकाउंट का टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं होता है जी। तो सर आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, इनको कर दो खल्लास। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी कर रहा हूं?
आप ये कहना चाहते हैं हमें इस एसेट के खरीदने और बेचने पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? आपने तो दो वर्ड काट दिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आपने ओरिजिनल कॉस्ट काटा होता तो समझ में आता, अरे 50,000 की चीज आप 80,000 में बेच रहे हैं तो 30,000 रुपए का आपको फायदा हुआ। आप इसको ऐसे कैसे काट सकते हैं? आप डब्ल्यूडीवी को तो रखिए 50,000 और 80,000 में बेच दिया, 30,000 का फायदा हुआ, उसको तो आप दिखाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अरे नहीं बाबा नहीं, हम इसको बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, हम यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट्स की। और जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो उस समय इंडिविजुअलिटी, एसेट्स की इंडिविजुअलिटी खल्लास हो जाती है। जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, तब एसेट्स अकेले नहीं रहती। इसका मतलब उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से फिलहाल हमको कोई लेना देना नहीं। हम ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। देखो ना, ग्रुप बन रहा है, ये इंडिविजुअल क्या बन रहा है? ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास ग्रुप था, हाँ था। ग्रुप में कोई और चीज ऐड हुई, हाँ हुई। उसमें से कोई चीज निकल गई, निकल गई। तो क्या अभी ग्रुप बचा हुआ है? हाँ, ग्रुप बचा हुआ है। बस 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 बस, दिस इज योर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट। ओपनिंग कितने की थी? 5 लाख। कितने की और आ गई? 3 लाख। तो ग्रुप में क्या बचा हुआ है? 8 लाख। लेकिन इस ग्रुप में से कुछ हिस्सा निकल गया। कितने का निकल गया? 80,000 रुपए का। तो अब बचा कितना? 7,20,000। हमको डेप्रिसिएशन कितने पर चार्ज करना है? 7,20,000। सर आपकी ये बात हमारी समझ के परे है। आप कौन सा दिमाग लगा रहे हैं, हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप जो ये बोल रहे हैं। समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूं आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे भैया 2-4 मिनट थोड़ा शांत रहो, समझ में आएगा। इसमें इतना जल्दी और हैरान और परेशान होने की बात नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में ही बोल दिया था, 5-6 क्वेश्चन तक थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन उसके बाद आप इसके लिए यूज टू हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। मैंने क्या कहा? ग्रुप बचा हुआ है। हाँ सर बचा हुआ है। इस चीज पर एग्री है? बिल्कुल एग्री है। इस पे कोई बट इफ हो सकती है? नहीं हो सकती। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, बोलिए। एक चीज तो ये जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल एसेट्स की आइडेंटिटी अब खत्म हो चुकी है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, या तो ग्रुप बचा हुआ है या तो ग्रुप खत्म हो गया। या तो ग्रुप बचा है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, या तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स खत्म हो गया। बस इतना याद रखना है। इज इट क्लियर? अब आते हैं, आपको सरकार का इंटेंशन बता देते हैं। व्हाट वाज द इंटेंशन व्हाइल दे वर फ्रेमिंग सच टाइप ऑफ लॉ? द मेन इंटेंशन वाज दैट if you have incurred any type of capital nature expenditure for your business or profession purposes, then in that case, मैंने फिर जो बोला, मैंने जो बोला उसको मैं फिर से बोलता हूं। मैंने बोला अगर आपने कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया है, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कोई किया है तो यह आपका हक है कि आप उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट पाएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे महीन चीज है, अकाउंट्स में और टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन के बीच का जो एक बहुत बड़ा फर्क है वो है, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर मालूम है, हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ रखा है 12th में और सीपीटी और सीएस में, सीएमए में। वी नो वेरी वेल दैट अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम डेप्रिसिएशन इज टू बी नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड out from the profit, whether
द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन कन्वर्टेड इनटू लॉस और नॉट। सर आप फिर बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम, दैट्स इट, दिस इज आवर वन लाइन सेंटेंस। तो क्या सर आप कुछ और बोलना चाहते हैं टैक्सेशन में? क्या टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? मैंने ऐसा बोला नहीं और आप समझ भी गए। इतनी बड़ी कलाकारी। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अंडर द टैक्सेशन सिस्टम। तो सर ये क्या है फिर? दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एन अलाउंसेस, दिस इज टू बी ट्रीटेड अंडर द टैक्सेशन सिस्टम एज एन अलाउंसेस। आपका ये डेप्रिसिएशन टैक्सेशन सिस्टम में अलाउंसेस माना जाता है, तो सर क्या फर्क आ जाएगा? क्या अकाउंट्स और टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन के सिस्टम को अगर हम वहां डेप्रिसिएशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल देते हैं, यहां अलाउंसेस बोलेंगे तो कोई फर्क हो जाएगा? माइनस नहीं होता है क्या? माइनस तो आप कर रहे हैं। मैंने कब कहा माइनस नहीं होगा? मैं माइनस करूंगा, लेकिन कभी भी टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता जहां पर आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। यू कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। If profit is sufficient to deduct the complete amount of depreciation, then you can deduct the whole amount of depreciation without any problem. But the problem will arise in those situations where the availability of profit is lower than the amount of depreciation. Means profit is lesser and the amount of depreciation is higher than the amount of profit. Then in those situations, we can deduct the amount of depreciation to the extent of availability of profit. Means after deduction of depreciation, the profit can be converted into zero. It cannot be converted into loss. While under the accounting system, our profit can be converted into loss, but under the taxation system, our profit cannot be converted into loss due to depreciation. That's it. This is the one line sentences and the difference between the taxation and accounting system, and we have already discussed about so many differences in our last session. I hope that it is clear now to each and everybody. जी, तो सर अब थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बताइए, हमारा दिमाग तो काम करना। मैंने कहा ना 5-6 क्वेश्चन, अभी 4th चल रहा है, 5 या 6 क्वेश्चन हो जाने दो, दिमाग सेट हो जाएगा। बस एक चीज समझ में आई कि हम लोग डेप्रिसिएशन रखेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कभी भी आपके प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। मान लो मेरा प्रॉफिट है 1.5 लाख मान लेते हैं, और डेप्रिसिएशन ये बिफोर डेप्रिसिएशन था, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, और मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 180, तो हम कितना डिडक्ट कर पाएंगे सर? अब आप मत बताइए, अब तो हमें मालूम है ये 50 तक ही डिडक्ट कर पाएंगे। 30,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं 30,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैंने तो नहीं बोला। मैंने बोला हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना था? 180, लेकिन आप डिडक्ट कितना कर पाएंगे? 150। द रेस्ट ऑफ ₹30,000 यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट। अरे आप ये बोलना चाहते हैं कि जो 30,000 का डेप्रिसिएशन इस साल हम बेनिफिट नहीं ले पाए, उसको हम अगले साल ले जाएं, अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दें, एक्रूवल सिस्टम को फॉलो ना करें? अरे भाई आप क्यों अकाउंट्स के पीछे भाग रहे हो? मैंने पहले ही बोला अकाउंट्स को मारो गोली। कहने का मतलब ये कि जो 30,000 आपका बच गया, उसको अब हम नाम देंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अशोधित ह्रास। इज इट क्लियर नाउ? जो 30,000 बच गया, इसको हम नाम देंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा सर जी, तो ये बात है। हाँ जी, ये बात है, ये आपका हक है जिसे गवर्नमेंट भी आपसे छीन नहीं सकती। कौन सा हक?
डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। अगर आपने कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया है तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा, उसको गवर्नमेंट भी आपसे रोक नहीं सकती। कुछ चीजें तो दिमाग में सेट हो गई। हाँ सर, अब तक की कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, अब हमारा दिमाग अकाउंट्स पे नहीं जा रहा, गया तो अच्छा, अब हमारा दिमाग वहां नहीं जाएगा। अच्छा, इधर बात करते हैं, कुछ फर्क समझ में आया जी। अब मैंने कहा 7,20,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और अब ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का हिस्सा है, जब तक ग्रुप है तब तक आप डेप्रिसिएशन लेते जाओ। अगर कोई एसेट सेल हो रही है तो उस इंडिविजुअल एसेट्स के सेल पर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो ग्रुप है तब तक किसी एसेट्स के आने और जाने पर उस ग्रुप में कभी कोई प्रॉफिट या लॉस सेल और परचेज पर नहीं शामिल होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। सर अगर कर देते हैं तो क्या फर्क आ जाएगा? अल्टीमेटली देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग सिस्टम और द टैक्सेशन सिस्टम, टुडे और टुमारो इट विल बी सेट ऑफ। कैसे? मान लो अकाउंट्स में हम प्रॉफिट या लॉस दिखा देते हैं, इस एसेट्स को हम यहाँ से 50,000 से अलग कर देते हैं, जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जो 50,000 शामिल है उसको 50,000 यहाँ से निकालो और 30,000 सर वहाँ पर प्रॉफिट ले जाओ कैपिटल गेन में, या जैसा भी आप ले जाना चाहते हो, 30,000 का प्रॉफिट कंसिडर कर लो। यहाँ पर आपने 50,000 लेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। 7,50,000 पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे नहीं चार्ज करोगे? बताओ। अब तक मैं किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? कई सालों में धीरे धीरे 7,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कितना बचा है एसेट्स का टैक्सेशन के सिस्टम से? 7,20,000। तो कई सालों में धीरे 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 डेप्रिसिएशन 7,20,000 चार्ज होगा। लेकिन अगर आप कहते नहीं सर 30,000 आप यहां ले जाओ और 750 पर डेप्रिसिएशन लगाओ, कितने पर? 750 पर, तो धीरे 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 करते 7,50,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अरे इंसानों, बात तो वही पड़ी, 750 और 30,000 सेट ऑफ कर लो, कितना बचा यहाँ पर? क्या फर्क पड़ा? कोई भी मेथड यूज करो 7,20,000 का ही बेनिफिट मिलेगा अल्टीमेटली। द नो एनी डिफरेंसेस आर देयर, बट यस द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन योर अकाउंटिंग सिस्टम एंड taxation system from the depreciation point of view. Is it clear? So ultimately the result is 0, but we have to follow our provisions. Block of asset का system. अब 7,20,000 पर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाओ। तो यहाँ 8 लाख लिखे हैं 7,20,000, सर अब आप यहाँ 7,20,000 लिखेंगे। Is it clear? जी। अगर 7,20,000 लिखा तो उसमें नई एसेट कितनी सर? सर वो 3 लाख की है। तो इसका मतलब पुरानी एसेट्स कितने की बची सर? 4,20,000 की। हाँ, 3 लाख की जो एसेट है क्या वो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है? क्या वो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है नई एसेट्स 1 दिसंबर को? नहीं सर, वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि 30,000। और बाकी पर सर पूरा डेप्रिसिएशन ले लीजिए ना, 84,000, टोटल 1,14,000, 1,14,000, 6,06,000। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है मैटर? जी सर, काफी हद तक अब मैटर क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक जगह और थोड़ा सा सुनने का कष्ट करेंगे। पहले बेची गई है एसेट, बाद में खरीदी गई है, तो सर पहले आप बेच देते फिर खरीद लेते, इसको नीचे कर देते, इसको आप ऊपर कर देते। मैंने कहा दिस इज फॉर्मेट एंड वी कैन नॉट चेंज आवर फॉर्मेट। डेट ऑफ परचेज और सेल से आप इसको नीचे ऊपर नहीं करेंगे, यू हैव टू स्टिक टू फॉलो योर फॉर्मेट। क्लियर है? जी सर, अब नोट करें, थोड़ा जल्दी करें। क्लियर है? हटा दें? जी सर, आप बिल्कुल हटा दीजिए। अब मैं एक काम करता हूं, अब आपको तो ये समझ में आ गया, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट और WDV था ये हमारे किसी काम का नहीं था। हाँ सर, तो एसेट ए को मैंने सेल किया 4 लाख में,
यह है क्वेश्चन नंबर 5। मैं जब कोई चीज आपको समझा रहा हूं, हेलो, अगर मैं कोई आपको चीज समझा रहा हूं तो आपका ध्यान केवल और केवल इधर उधर ना जाए, ध्यान दें इधर। ये नहीं कि सर लिख रहे हैं तो हम भी लिखें। मैंने समय दिया ना आपको नोट करने के लिए, आप समय लीजिए, अपना नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं नोट करूं, मैं लिखूं, तो आपकी केवल आंखें इधर ही होनी चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन मैंने क्या चेंज किया, सर ध्यान नहीं दिया था, देख लो इधर 4 लाख, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी। यहां कितना सेल हो गई एसेट, तो सर अब कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे। अरे फिर से वही कहानी, नहीं देखेंगे भाई, 4 लाख माइनस कर दो। क्या ग्रुप जिंदा? हाँ सर, अभी भी वो ऐसे ही है, अभी ऐसे नहीं हुआ है। तो बताओ ना कितना बचा? 6 लाख, 4 लाख। अब तो 4 लाख पर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस कितना है? 4 लाख, तो 4 लाख पर डेप्रिसिएशन निकलेगा। 4 लाख में नई एसेट कितने की? 3 लाख की। पुरानी कितने की? 1 लाख की। तो क्या नई एसेट 180 दिन से कम है? कम है। पुराने पर कितना? पूरा 20,000। तो आपके कहने का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 50,000, बचा कितना? 3,50,000। समझ में आई बात? सर ये तो बहुत आसान है। हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है, नोट करो। सुने, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एसेट ए लॉस्ट बाय फायर, नो डेप्ट, नो इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कोई इंश्योरेंस नहीं था, क्वेश्चन नोट करते जाएंगे। कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो क्या करें जरा देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। 5 लाख की एसेट, 3 लाख की नई एसेट, कोई इंश्योरेंस नहीं था, यानी कोई भी मनी पेबल नहीं था, कोई भी मनी रिसीव नहीं हुआ। तो हम कितना लिखें? 0। सर एक बात बताइए, आप ना आप चीज़ों को आधा खा जा रहे हैं। कैसे आधा खा जा रहे हैं? आप यहाँ मनी पेबल बोल रहे हैं, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था मनी रिसीवेबल, यही तो होना चाहिए था। आप मनी पेबल लिख करके हमको कन्फ्यूज कर रहे हैं। कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एक बात बताओ, मैंने कहा हमारे पास प्रॉफिट है कितना? 5 लाख। अब हमें ये बताओ, ये प्रॉफिट मैंने कमाया या गंवाया? सर आप भी ना, ये आपने प्रॉफिट कमाया, बिल्कुल गलत है, ये मैं गंवा भी सकता हूँ। प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकता है और प्रॉफिट निगेटिव भी हो सकता है। उस समय तो आप लोग नहीं बोलते हो। प्रॉफिट को लॉस कभी भी हम लोग इनकम टैक्स एक्ट को लॉस टैक्स एक्ट नहीं बोलते, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स ही बोलते। इनकम में प्रॉफिट भी है और इनकम में लॉस भी है, इनकम में पॉजिटिव इनकम भी है और इनकम में निगेटिव इनकम भी है, दोनों चीजें शामिल हैं। उसी तरह मुझे आपको देना है 5 लाख रुपए और मुझे आपको देना है -5 लाख रुपए, दोनों में फर्क है। मुझे देना है 5 लाख, इट मीन्स पॉजिटिवली आई हैव टू पे इट टू यू। मुझे आपको देना है -5 लाख, इट मीन्स नाउ आई हैव टू रिसीव ₹5 lakhs फ्रॉम यू। उल्टा हो गया। अब समझ में आई बात? तो यही चीज है, मनी पेबल एंड मनी रिसीवेबल डजंट, इसको यहाँ डिफरेंस लाने की जरूरत नहीं है। मनी पेबल इज ओके। अच्छा, कितना बचा? 8 लाख। क्या अभी भी ये ग्रुप बचा हुआ है इस एसेट्स के नुकसान होने के बावजूद? बिल्कुल बचा हुआ है। क्या ये टूट गया? नहीं टूटा, क्योंकि ग्रुप में और भी एसेट्स बची हुई हैं। तो हमें टोटल डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा? 8 लाख। सर कोई चोर चोरी करके ले गया, आग से नुकसान हो गई एसेट, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? आप भी ना कॉमेडी वाली बात कर रहे हैं। कॉमेडी वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपकी बात बता रहा हूं। अब
आप ये कहना चाहते हैं सर इस एसेट्स की कॉस्ट निकालिए, कितने रुपए की WDV थी उसको आप पीएल में डेबिट कर दीजिए एक्सपेंसेस की तरह, बाकी पर डेप्रिसिएशन लीजिए, ये आप कहते हैं। मान लेते हैं इसकी WDV 3 लाख रुपए की थी, तो आप 3 लाख तुरंत लॉस में डालेंगे, 8 लाख में से 3, चलो 2 लाख मान लेते हैं, 8 लाख में से 2 लाख की एसेट आपने लॉस में डाल दी, बाकी 6 लाख का धीरे 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 कई सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, टोटल मिलाकर लिखा तो आपने डेबिट में 8 लाख। और अगर मैं इस पर 2 लाख पर कोई यहां ट्रीटमेंट ना करूं पीएल में और मैं सीधे 8 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाऊं, तो आज नहीं तो कल धीरे 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 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा। वैसे भी 8 लाख डेबिट में, वैसे भी 8 लाख डेबिट में, फर्क क्या है आपके और मेरे कहने में? कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए यहां पर अकाउंट्स का ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नको। समझ में आई बात? तो अब 8 लाख पर डेप्रिसिएशन, नया कितना, पुराना कितना, ये कितना, हाँ दिस इज आवर आंसर। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाएंगे। टोटल 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आज, इसके बाद भी 6-7 क्वेश्चन बचे रहेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। इंश्योरेंस क्लेम ₹1 लाख रिकवर्ड। 1 लाख रुपए का हमको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गया। क्वेश्चन वही है लेकिन अब क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, 7 हो गया। ओपनिंग WDV कितना था? 5 लाख। नई एसेट कितने की आई? 3। कोई गई? हाँ सर एक एसेट गई। कितना रुपया मिला उसके अगेंस्ट? 1 लाख। लिख दूं यहाँ पर? बिल्कुल लिख दीजिए। बचा कितना सर? 7 लाख। तो 7 लाख पर अब डेप्रिसिएशन ले लें? बिल्कुल ले लीजिए। नई कितने की है? 3 लाख की। पुरानी कितने की है सर? 4 लाख की बची। 4 लाख पर अब कितना डेप्रिसिएशन? 80,000। कितना बचा? 1,10,000। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं 1,10,000? जब मैं लिख रहा हूं तो इधर ध्यान दें, 7 में से 1 10 गया, 5,90। मैं जब लिख रहा हूं आप लोगों की पेन और पेंसिल नहीं चलनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, अगर टॉपिक को ढंग से समझना है तो आपका कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोलता हूं, अगर ध्यान आपका भटका है तो 5 लाख की एसेट थी जी सर, 3 लाख की नहीं खरीदी जी सर, उसमें से 1 लाख पुरानी बिक गई है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला जी सर, बची कितने की? 7 लाख रुपए की। 7 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें जी सर। 7 लाख में नई कितने की? 3 लाख की। पुरानी कितने की बची? 4 लाख की। 3 लाख क्या 180 दिन से कम यूज हुई है? हाँ जी। तो 20% का आधा 10% यानी 30,000 डेप्रिसिएशन इस पर, और उस पर पूरा डेप्रिसिएशन 80,000। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,10,000, लेस कर दिया, हमारे पास क्लोजिंग WDV आ गया नेक्स्ट ईयर के लिए। इज इट क्लियर? नोट करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को आई हो तो बताओ? नहीं ना? अब मैं आपको 2 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं जिसको आप इत्मीनान से देखेंगे और देखते हैं दिमाग आपका, नींद नहीं, सोना नहीं है, जाग करके इधर देखना है। देखिए इधर,
बोल कितने में? 6 लाख में। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 8। नोट कर लें क्वेश्चन और हमें बताएं इसका जवाब। तो बहुत आसान है। आपने एसेट को सेल कर दिया 6 लाख में, तो हमने यहाँ पर इसको सेल दिखा दिया 6 लाख में, तो बचा कितना? 2 लाख। सच सच बोलना, झूठ बोले कौवा काटे, काले काले कौ काला अक्षर भैंस बराबर। तो बताओ इस क्वेश्चन में कितनी भैंसें हैं? क्योंकि आपके लिए अगर काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये भी भैंस, ये भी भैंस, ये सारी भैंस। गई भैंस पानी में। अच्छा बोलो भाई, 2 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ध्यान इधर देंगे, मैं बार बार चीखता हूं, चिल्लाता हूं, बार बार आपको समझाना पड़ता है, आप गलतियां करते रहते हो। 2 लाख तो न्यू कितने की? अरे सर कंफ्यूजन हो गया। कौन सा कंफ्यूजन हो गया? वो ना आपने यहाँ न्यू 3 लाख की खरीदी थी ना, तो अब यहाँ 2 लाख ही बचा है ना, तो हम क्या करें? 3 लाख और माइनस 1 लाख लिख दें बैलेंस में? नहीं, आप मान लो ब्लॉक था, अभी भी टूटा है, लेकिन बचा हुआ है कितने का? 2 लाख का। मैंने इसलिए न्यू को पहले लिखा क्योंकि हमेशा आप पहले कैटेगरी न्यू की ही मारते हैं। तो 2 लाख पूरा पूरा न्यू, भले 3 लाख की एसेट थी, लेकिन हमको तो गवर्नमेंट ने कहा है यू आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। If there is a block of rupees 8 lakhs, you were capable to get the benefit of depreciation rupees 8 lakhs in so many different years. But what happens? You sold out your one of the asset which was a part of the block of asset, and you recovered rupees 6 lakhs against that. It means out of 8 lakhs you have already recovered 6 lakhs. Then what is the meaning of the depreciation on that portion of the cost which you recovered by selling of the asset? जिस एसेट को सेल करके आपने अपनी कॉस्ट वापस पा ली, गवर्नमेंट ने तो कहा था कि आप जितना भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर करेंगे, जितनी भी कॉस्ट इनकर करेंगे कैपिटल नेचर की, आपको हम डेप्रिसिएशन देंगे। कोई भी आपको डेप्रिसिएशन का फायदा देने से रोक नहीं सकता, एवन गवर्नमेंट भी नहीं। तो गवर्नमेंट को हमको 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन देना था, वो तब देना था जब मैंने 8 लाख रुपए का खर्चा किया होता 6 लाख का। डेप्रिसिएशन हमको अब गवर्नमेंट नहीं देगी क्योंकि मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया। मुझे 8 लाख में से तो 6 लाख वापस मिल गया, तो बचा कितना डेप्रिसिएशन के लायक? 2 लाख। मान लेंगे हमारे पास केवल एसेट कितने की थी? 2 लाख की। क्या 180 दिन से कम यूज हुई थी? जी। तो उस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मल का 50% लगेगा जी, 20,000। पुरानी कितने की एसेट बची? 0। तो ले लो बाबा जी का ठुल्लू, तो बचा कितना? 20,000। तो आपको यहाँ डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20,000। अब कितनी वैल्यू बची? 180। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? बिल्कुल कोशिश करेंगे घर पे, घबराने और हड़बड़ी की चीज़ नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे और अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। नोट करें, जल्दी नोट करें तो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दें, इधर 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 लिखना छोड़ें, मैं कहाँ लिख रहा हूँ जरा ढंग से देखें। बस मैंने इतना ही चेंज किया, इसी लाइन में एसेट डी परचेज में पुट टू यूज 6 दिसंबर 18 को। बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। मेरे पास एसेट कितने की थी? 5 लाख की। नया कितने का? 3 लाख का। बेचा कितने में? 4 लाख में। तो मेरे पास ब्लॉक कितने का बचा? 4 लाख। तो 4 लाख पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। इधर ध्यान देंगे, खबरदार जो कॉपी की और मुंह उठा करके भी देखा।
तो अब हम डेप्रिसिएशन कितने पर देंगे, 4 लाख पर देंगे। नई कितने की है उसमें सर, 3 लाख की। अलग कर दें, बिल्कुल सर। बचा कितने का, 1 लाख का। एक 180 दिन से कम है जी सर। 30,000 का बेनिफिट ले लें, बिल्कुल सर। पक्का, ये लो ठेंगा, नहीं मिलेगा बेनिफिट। काहे का बेनिफिट डेप्रिसिएशन करे, किधर का। अरे सर नई एसेट है तो उस पर तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। मैंने बोला था अगर कोई एसेट, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and put to use less than 180 days, then in that case the depreciation shall be allowed 50% of the normal depreciation. लेकिन ये वो केस नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है, चल रहा है। ये केस थोड़ा डिफरेंट है। एसेट खरीदी तो गई, एसेट खरीदी गई, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, मेरे पास कोई एसेट आई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ, इस साल 17-18 में प्रीवियस ईयर में मेरे पास एक एसेट आई, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर देयर ₹3 lakhs. We cannot skip to not to write, but most of the books what have followed, they skipped it easily. But the actual wording of the format is actual cost of the asset acquired during the previous year. Whether it has been put to use or not it is a different matter. तो यहां पर हमने 3 लाख लिख लिया अकॉर्डिंग टू द लॉ। 4 लाख डेप्रिसिएशन काटना चाहिए, बिल्कुल। डेप्रिसिएशन will would be given from the previous year in which the asset will start to use, put to use in the business. Now the asset was acquired during the previous year, but the asset is not put to use. That's why no any depreciation shall be charged on that asset. The depreciation will start to charge from the very next year when the asset is put to use. अभी तक हमने कई क्वेश्चंस देखे जिसमें एसेट खरीदी गई और पुट टू यूज उसी साल की गई। प्रीवियस ईयर में खरीदी गई, प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज। कुछ ना लिखा हो तो मान लिया जाता है जिस समय एसेट खरीदी गई पुट टू यूज कर दी गई, एसेट खरीदी गई पुट टू यूज कर दी गई। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा है कि एसेट पुट टू यूज हमारी नेक्स्ट ईयर में हुई है, तो इस साल तो हम जिस साल एक्वायर किया गया उस साल तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर सकते उस एसेट पर। वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली ऑन ₹1 लाख। जी सर, कितने रुपए का, 20,000 का। ₹3,80,000। ठीक सर, एक काम करते हैं, अगले साल का भी डेप्रिसिएशन बता दीजिए। अब इस 3,80,000 पर आप अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही करेंगे। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन सेम है और अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जरा ढंग से देखेंगे। इधर ओपनिंग WDV प्रीवियस ईयर 18-19 एंड असेसमेंट ईयर 19-20। तो ओपनिंग WDV 3,80,000 आएगा अगले साल, प्लस करते हैं एक्चुअल कॉस्ट, मान लेते हैं कुछ नहीं है, नील, माइनस मनी पेबल, मान लेते हैं कुछ नहीं है, ना एसेट खरीदी गई ना कोई बेची गई। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस अब हमें अगले साल डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करना है, 3,80,000 पर। इसमें नई एसेट कितने की है, ठेंगा, कोई नई एसेट नहीं है। तो हम लोग क्या अब ये देखेंगे कि कोई एसेट 180 दिन से कम यूज हुई कि नहीं। हाँ सर, एक एसेट है जो 6 दिसंबर से यूज हुई है, 18 से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना यूज हुई है। तो आपने उस 3 लाख रुपए वाली एसेट्स पर ना आधा डेप्रिसिएशन ले लो। मैं इतनी मार खाओगे। मैंने क्या सेंटेंस यूज किया था, मैंने सेंटेंस यूज किया था ढंग से,
इंपॉर्टेंट नोट क्लियर कट वर्ड में लिख लेंगे, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड and put to use during the previous year less than 180 days, then %50 of normal depreciation shall be charged. That's it. ये हमारी कहानी है। ये दो शर्तें एक साथ पूरी करनी है, यहां एंड लिखा है, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। तो एक्वायर्ड जिस साल है उसी साल अगर 180 दिन से कम पुट टू यूज है तो हम 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक्वायर्ड इन एनी ईयर्स एंड पुट टू यूज इन एनी ईयर। ना 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 ना, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज मस्ट बी इन द सेम प्रीवियस ईयर, देन द 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन दोज एसेट्स व्हिच हैज बीन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर पुट एक्वायर्ड तो पिछले साल है, पुट टू यूज इस साल है, तो भले ही एक दिन भी एसेट पुट टू यूज इस साल हो गई तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करना पड़ेगा, 3,04,000 क्लोजिंग WTV। क्लियर? हम लोगों को बेस तो क्लियर हो गया। अगर 9 क्वेश्चंस हमने आज कर लिए तो एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। कंसेप्ट समझ में आया है, नो डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट होगा, तो फॉर गॉड सेक अभी क्लास में छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन दोबारा आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे। मुझे उम्मीद है अब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बशर्ते अगर कहीं दिक्कत आए फिर से उस क्वेश्चन पे जाएं, एक बार देख लो। आज इस चीज को यहीं खत्म कर देना है। क्लियर? जी सर। टाटा बोला जाए। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 6-7 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और तब हम लोग को एक क्लियर कट पिक्चर समझ में आएगी